बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही शिक्षा का वास होता है और एक स्वस्थ शरीर ही जो है हर कार्य करने के लिए यहाँ पर सक्षम होती है। तो यहाँ पर आज यूपी ट्रिपल एससी के तहत हम जो है फॉरेस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर चौथा सॉल्व करेंगे। और अगर देखिए यहाँ पर आप सब जानते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं और माता का यहाँ पर स्थापना हो रखी है और जगह जगह जो है माता के भजन चल रहे हैं। अगर आपको जो है बैकग्राउंड से म्यूजिक की आवाज़ आती है तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो चलिए आज हम जो है प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा देखेंगे और यहाँ पे शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और यहाँ पर पहला ही प्रश्न है, कह रहा कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है, तो ये आपके जो है अंतरपीढ़ीय साम्यता से। मैंने पहले ही आपको 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रखा है और यह मैंने धारणीय विकास की संकल्पना मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अंतरपीढ़ीय से। अब यह वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना कि उनका न्यूनतम क्षरण हो सके। तो यहाँ पर भावी पीढ़ियाँ प्राकृतिक संसाधनों से वंचित ना हों, तो यहाँ पर जो है डी विकल्प हम राइट करेंगे। भारत के निम्नलिखित जैवमंडल रिजर्व में कौन से गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, तो गारो पहाड़ियों पर जो फैला हुआ आपका नोकरेक फैला हुआ। कौन सा? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय राज्य में है। कहाँ पर? भारत के आपका मेघालय राज्य में है और पश्चिम गारो हिल्स ज़िले में है, जिसमें अगर बात करें इसकी विस्तार की तो 47.48 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। यूनेस्को ने इसे उद्यान को जो है वर्ष 2009 में जो है बायोस्फीयर रिजर्व के अपने वैश्विक नेटवर्क में जो है शामिल किया है। आइए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर। कौन सा? अमेजोन वर्षा वन, टैग वन और भारतीय मानसून की अपेक्षा आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर जो आपके होते हैं वह सर्वाधिक आपके भांगुर पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प राइट करेंगे। आगे कह रहा भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। तो वृक्षारोपण की बात की जा रही है तो ये आपका हो जाएगा बालपराई। कौन सा? बालपराई जो आप कहाँ पर है, तो बालपराई आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? बालपराई तमिलनाडु में है और कोयम्बटूर जिले में स्थित है। और यह आपका एक ऐसी तहसील है जो पर्वतीय पर्यटन स्थल है, अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और हरे भरे पहाड़ों और जंगलों से आपका समृद्ध से भरा पड़ा है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें 5वें नंबर प्रश्न की, तो आपका वनों का काटना। अगर हम वनों को काट देंगे तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, आपका पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या होगा? ज़्यादा ज़्यादा वन रोपण करेंगे तो आपका संतुलन बना रहेगा वर्षा जल प्रबंधन से भी और जैवमंडल से भी। लेकिन अगर वनों की कटाई होगी तो यहाँ पर जो है जो आपका संतुलन आपका जो है बिगड़ जाएगा और जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होगा। तो यहाँ पर आपका जो है ए विकल्प यहाँ पर जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 5वें का ए होगा। आइए आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न और कह रहा है मिजोरम में स्थित आपका यहाँ पे फमंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। फमंगपुई की जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है उसे नीला पर्वत के उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जो पूर्वोत्तर भारत के लुसाई पर्वतमाला और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब आइए 7वें नंबर में आपका सूची 1 से सूची 2 को सुमिलित करना है। तो इधर आपके राष्ट्रीय उद्यान है सूची 1 में और सूची 2 में आपके क्या है, तो राज्य है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर बांधवगढ़ दे रखा है। बांधवगढ़ कौन सा? बांधवगढ़ जो आपका है सर जी, बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद आपका जो है बांदीपुर कहाँ पर है? बांदीपुर आपका कर्नाटका में है। कहाँ पर है? बांदीपुर आपका जो है कर्नाटका में है। उसके बाद आपका देखिए रोहिला दे रखा है। क्या है रोहिला सर जी? आपका कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। रोहिला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और एक आपका बचा कौन? गिर। गिर बचा, तो गिर आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गिर से आपका गुजरात हो जाएगा। आपका डी का यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। तो 34 बार यहाँ पर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर जो है सही सुमिलित हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पर आपको अभ्यारण्य दे रखा है, उससे संबंधित आपके जो है राज्य दे रखे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर पालमू दे रखा है। पालमू कहाँ पर है? तो पालमू आपका झारखंड में है। कहाँ पर है?
पालमूसर जी आपका झारखंड में है, ए का चौथा यहाँ पर हो जाता है। और आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, दाची गाम। दाची गाम कहाँ पर हो जाएगा, दाची गाम आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दाची गाम आपका जो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कान्हा जो आपका हो जाएगा, कान्हा, कान्हा का संबंध यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश से हो जाएगा। सी का यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। डी बचा आपका चंद्रप्रभा जो आपका हो जाएगा वह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो 41-23 यहाँ पर राइट होना चाहिए। 41-23 ये आपका 41-23 जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 41-23 कहाँ पर है। तो 41-23 यहाँ पर होना चाहिए। 41-23 तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कह रहा पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार जहाँ स्थित है वह कौन सी जगह है। तो पार्वती की बात कर रही है, तो यहाँ पर जो आपका कहाँ है, तो आपका गोंडा में है। कहाँ पर है, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार आपका जो है गोंडा में है। और यहाँ पर देखिए बस्ती की बात करें तो बस्ती में क्या है, तो देखिए बस्ती में पहले हुआ करता था आपका कौन सा, बखीरा पश्चिम बिहार पहले बस्ती में हुआ करता था, बखीरा पश्चिम बिहार। अब वर्तमान में जो है आपका जो है ये आपका संत कबीर नगर में पड़ता है, संत कबीर नगर में पड़ता है। और यहाँ पर जो है आपका उन्नाव में आपका कौन सा है, उन्नाव में आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार है। कौन सा, उन्नाव में आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार है, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है। और आगे बात करें तो आपका देखिए समसपुर आपका रायबरेली में है। और यहाँ पर बलिया में आपका सुरहताल है, आगरा में आपका सुर सरोवर है, और आपका हमीरपुर महोबा में विजय सागर है, और गोंडा में आपका पार्वती अर्गा है, कन्नौज में आपका लाख भौसी पश्चिम बिहार जो आपका सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है, और गौतम बुद्ध में आपका ओखला पश्चिम बिहार है, और मैनपुरी में आपका समान है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दे रखा है, आगे दे रखा है कि जलवायु परिवर्तन के आपके कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009 का क्या परिणाम आपका हुआ था। तो यहाँ पर अगर बात करें आपका कोप आपका जो आपका 2015 आपका सम्मेलन हुआ था, ये आपकी राजधानी कोपेनहेगन दिसंबर 2009 में, कहाँ पर, कोपेनहेगन दिसंबर 2009 में आयोजित हुआ था। और इस सम्मेलन में सब सहभागियों द्वारा CO2 उत्सर्जन पर जो है आपकी सहमति बनी थी। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है भारत सरकार ने नॉर्वे के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। तो ये किया आपके चेन्नई में। कहाँ पर, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीतियों और कानूनों में पेशेवर विशेषज्ञ और विकसित करने और क्षमता निर्णय के लिए जैव विविधता प्राधिकरण जो आपका है वह चेन्नई के जो है आपका स्थापित किए। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। कह रहा 16 वन का संबंध कहाँ से है, 16 वन का संबंध आपका है, तो 16 वन की बात की जा रही है, तो 16 वन का संबंध आपका दक्षिणीय प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से हो जाएगा, दक्षिणीय प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से हो जाएगा, जो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों पर जो पाए जाने वाला है। और यह शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को 16 वन के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं 13 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर आपका स्थान है उससे संबंधित आपके वनस्पति के प्रकार दे रखा है, थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आप सभी को दिखे। तो पश्चिमी घाट दे रखा है, क्या दे रखा है साथी, तो पश्चिमी घाट दे रखा है। पश्चिमी घाट हमारा जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाहरित, कौन सा हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आपका सदाहरित, यानी ए का यहाँ पर जो हो जाएगा ए का आपका दूसरा हो जाएगा। आगे बात करेंगे बी का, हिमाचल प्रदेश दे रखा है, हिमाचल का आपका हिमालयी आर्द्र वन हो जाएगा। यहाँ पर बी का आपका, एक मिनट, बी का यहाँ पर जो आपका तीसरा हो जाएगा। सी और डी बचा। और हरियाणा और पंजाब का जो हो जाएगा, हरियाणा और पंजाब का उष्णकटिबंधीय कंटकी वन, उष्णकटिबंधीय आपका कंटकी वन, तो यहाँ पर सी का आपका चौथा हो जाएगा। और आपका छोटा नागपुर पहाड़ जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा। तो 23 और 41 यहाँ पर होना चाहिए। 23-41 ऑप्शन नंबर पहले में है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है, रोपाई की बात चल रही है कि निम्नलिखित में किस फसल की जो है रोपाई की जाती है। तो 14 नंबर की बात है, तो आपकी धान की, किसकी रोपाई की जाती है, धान को सबसे पहले क्या किया जाता है, एक गड्ढा बनाकर उसमें पानी खूब सारा इकट्ठा करके उसमें धान के बीज को यहाँ पर जो है बो दिया जाता है। फिर उससे छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। फिर क्या होता है, उन पौधों को उखाड़ कर फिर जो है
पानी जो है आपके खेतों में फैलाकर जो है, चाहे वर्षा के माध्यम से, चाहे आपका नलकूप के माध्यम से, उसमें जो है खेतों में चलाकर फिर उसमें आपका ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई कराकर लेवा लगता है, फिर जो है यहाँ पर धान की रोपाई होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हम राइट कर देंगे। आगे फिर यहाँ पे कह रहा है कि फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है फसल चक्र के संबंध में। तो फसल चक्र क्या होता है, तो यहाँ पर बात करेंगे आपका, देखिए गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगनी चाहिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ फिर दूसरा कह रहा है कि फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, तो यहाँ पर केवल आपका दूसरा सही हो जाएगा कि फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसल उगनी चाहिए, और अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को हमें जो है उगाना चाहिए, और कृषि साधनों का प्रयोग क्षमतापूर्वक ढंग से होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन केवल दूसरा यहाँ पर राइट होगा। आगे फिर कह रहा है कृषि भूमि में किसके पौधे उगने से भूमि का अपरदन अधिकतम आपकी तीव्रता से बढ़ता है, 16 नंबर में। तो यहाँ पर 16 नंबर की बात करेंगे तो ये आपका जो है आपका यहाँ पर सोरघम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मृदा अपरदन यानी उसका क्षरण होता है। यह आपकी एक भौतिक क्रिया होती है जिसके द्वारा मृदा पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा दिया जाता है। मृदा की ऊपरी परत जो आपकी होती है वायु और जल के माध्यम से आपकी स्थानांतरित होती रहती है। इसे मृदा का संरक्षण यानी सोल एरेशन कहते हैं। कृषि भूमि में सोघर्म अर्थात ज्वार के पौधे में जड़ों द्वारा मृदा के आंतरिक संगठनों को ढीला कर दिया जाता है, और इसके फलस्वरूप भूमि के अपरदन अधिक जो है तीव्रता के साथ होने लगता है। और मृदा अपरदन को रोकने के लिए फसलों को अदल बदल करके हमें जो है बोना चाहिए। तो आपका सोघर्म यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर कैलिफोर्निया दे रखा है जो आपका यहाँ पर प्रादेशिक क्षेत्र है, और उससे संबंधित आपके जलवायु के प्रकार दे रखे हैं। तो कैलिफोर्निया दे रखा है, कैलिफोर्निया का जो संबंध हो जाएगा भूमध्य सागर से। कहाँ से, कैलिफोर्निया का संबंध आपका भूमध्य सागर से हो जाएगा। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का संबंध आपका कहाँ से हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून वन से। और बांग्लादेश का संबंध आपका कहाँ से हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून से। और यहाँ पर जो आपका हो जाएगा साइबेरिया, आपका जो हो जाएगा साइबेरिया, यहाँ पर जो है उष्ण नहीं होगा। ये जो आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहले का देखिए, पहले का 1 मिनट। तो यहाँ पर जो है कैलिफोर्निया का जो संबंध हो जाएगा वह आपका हो जाएगा, कुछ मिस्टेक दे रखा है क्या, कैलिफोर्निया एक मिनट पर पहले प्रश्न पढ़ते हैं क्या दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित या नीचे के कूट का सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो कैलिफोर्निया आपका जो है भूमध्य सागरीय है। उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो आपका हो जाएगा उष्ण क्या हो जाएगा, उष्ण मरुभूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया, इसका हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का आपका उष्ण मरुभूमि हो जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश का क्या हो जाएगा, बांग्लादेश का उष्णकटिबंधीय मानसून यानी आपका उष्णकटिबंधीय मानसून। और यहाँ पर आपका एक बचा साइबेरिया का हो जाएगा शीत शीतोष्ण हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का यहाँ पर तीसरा राइट होगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो यही हमारा सम्मिलित हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपकी इमारती लकड़ी दे रखा है, उससे संबंधित देश दे रखे हैं। तो देवदार की बात करेंगे। देवदार इमारती लकड़ी कहाँ पाई जाती है, देवदार आपकी जो सर्जी पाई जाती है वह आपका कहाँ पे, कनाडा में। कहाँ पर देवदार जो आपकी पाई जाती है वह कनाडा में। यहाँ पर ए का जो हो जाएगा साथ ही दूसरा हो जाएगा। डगलस फर दे रखा है, डगलस फर ये आपका मैक्सिको में। कहाँ पर, डगलस फर आपका मैक्सिको में। बी का यहाँ पर तीसरा राइट हो जाएगा। फिर महोगनी दे रखा है, महोगनी आपका हांडुरास हो जाएगा, महोगनी आपका हांडुरास हो जाएगा। सी का चौथा हो जाएगा। और सागौन जो हो जाएगा वह म्यांमार देश से संबंधित हो जाएगा। डी का आपका पहला हो जाएगा। 2341 यहाँ पर होना चाहिए। 2341 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है मृदा अपरदन जो है कैसे रोक सकते हैं हम। मृदा अपरदन जो है रोका जा सकता है कैसे, तो यहाँ पर जो है अधिक से अधिक वन लगाकर, अधिक चराई द्वारा करेंगे तो जानवर क्या करेंगे, उनके खुरों द्वारा और जानवरों के चरने से जो आपके पेड़ पौधे हैं वह टूट जाते हैं, और वनस्पति का अगर उन्मूलन होगा तब भी नहीं होगा। अधिक से अधिक हम वन लगाकर जो है मृदा अपरदन को यह जो हम रोक सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न में। आगे 20 नंबर कह रहा है कि यहाँ पर कि वनो उन्मूलन का यहाँ पर दुष्परिणाम आपसे पूछा रहा है। वनो उन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है यहाँ पर, तो वनो उन्मूलन का जो दुष्परिणाम होता है वह मृदा में अपरदन की वृद्धि होती है। क्या होता है, मृदा में अपरदन में जो है वृद्धि होती है। अपरदन से आशय मिट्टी के कटकर बह जाने से है, और उन्मूलन के अंतर्गत वनों की काटने जलाने से यहाँ पर जो हानि होती है उसी को मृदा अपरदन में वृद्धि के कारण होता है। उसी से जो हमें दुष्परिणाम देखने को मिलता है। आइए 21 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है।
कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है 21 नंबर में? तो कह रहा है कि आपका अकार्बनिक पोषक तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्चक्रण होता है, तो ये आपका सही कह रहा है। फिर कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कार्बन 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 बंध के रूप में होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है, यहाँ पर आपका कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कह रहा है श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा आपको उद्गमित होती है, तो ये भी सही कह रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है, यह कथन आपका असत्य है। क्यों? क्योंकि अकार्बनिक जो आपके पोषक तत्व होते हैं वह पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह और कार्बन कार्बन बंध के रूप में होते हैं, और श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा जो है उद्गम होती रहती है। और यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है असत्य होगा। आगे कह रहा है कृत्रिम वर्षा के लिए, देखिए 22 नंबर है। कह रहा है यहाँ पर कृत्रिम वर्षा के लिए आपका मेघ बीजन के लिए उपयुक्त आपका यहाँ पर रसायन पूछा जा रहा है। कृत्रिम वर्षा जो आपकी कराई जाती है, अभी आपका जो है शायद दुबई में कराई गई थी कृत्रिम वर्षा, जहाँ पर आपकी वहाँ पर जो है काफ़ी आपका जो है हानि देखने को मिली थी, या बाढ़ के रूप में वहाँ पर आ गया था। तो यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड आपका होता है। सिल्वर आयोडाइड जो होता है, जिसका सूत्र की बात करें, इसका सूत्र होता है आपका AgL। क्या होता है? इसका सूत्र आपका होता है AgL। AgL जो आपका होता है, ये कृत्रिम वर्षा कराने के लिए आपका मेघ बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। ज़मीन पर मेघ बीजन करने के लिए खुले में अंगारों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड के आपके जो क्रिस्टल होता है उसको रखकर गर्म किया जाता है, और स्फटिक गर्म होकर जो है वाष्प और के ऊपर उठता है और हवा के साथ बादलों तक पहुँच जाता है, और बीज कारक के वाष्प बदल पर वहाँ पर पहुँचकर जो वर्षा की बूंद बनाने की प्रक्रिया की शीघ्रता से संपन्न कराता है, और जल्द ही वर्षा वहाँ पर होने लगती है। तो यहाँ पर जो है ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रकृति का कोप आपका जो है बहुत बुरा हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे आपके प्रख्यापित किया गया है 23 नंबर में, तो ये आपका किया गया जल अधिनियम के लिए। किसके लिए? भारत में प्रथम पर्यावरण जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसे जल अधिनियम यानी वाटर एक्ट के रूप में आपका प्रख्यात किया गया था, जल प्रदूषण निवारण हेतु अधिनियम 1974 1974 में, जिसके बाद जल अधिनियम कहा गया। और वायु प्रदूषण जो अधिनियम आया, वायु प्रदूषण जो आपका आया था वो 1881 में आया था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आपका आया था वो आपका 1986 को आया था, और ध्वनि प्रदूषण आपका जो आया था वह आप सन 2000 में आया था ध्वनि प्रदूषण। कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक आदिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्याओं का रखरखाव और आपके प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद हैं 24 नंबर में। तो ये जो है आपका यहाँ पर स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है? तो जो आपके देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए तो पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण है, उसके प्राकृतिक वातावरण प्रजातियों का जो आपका जीवन क्षम है, जनसंख्या का रखरखाव और उनके प्रति आपके स्वशासनीय संरक्षण है। यानी यहाँ पर इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र आते हैं, जिनमें वनस्पति और जंतुओं के प्राकृतिक जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन राइट करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल की बात करें तो यहाँ पर 25 नंबर में तो आपका आलसी। आलसी क्या होता है? आलसी सर जी आपका जो है कैसी फसल है? आपकी रबी की फसल। सबसे पहले खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसल आती है? तो खरीफ की फसल में सबसे पहले आपकी आती है धान, उसके बाद मक्का, उसके बाद ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, अरंडी, अरहर, सनई, जूट, गवार, ये सब आपके खरीफ की फसल में आते हैं। और एक आपका होता है रबी की फसल। अब रबी की फसल में क्या क्या आता है? तो रबी की फसल में आपका गेहूँ, चना, जौ, सरसों, जई, बरसीम और आपका मसूर, अलसी, और यहाँ पर आलू, तम्बाकू, चुकंदर, ये सब जो आपके रबी की फसल में आते हैं। एक फसल आपकी और होती है जायद की फसल, ये जो आपकी गर्मी में बोई जाती है, जैसे ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, मूंग, कद्दू, तोरई, ये सब गर्मी में आपकी बोई जाती है। जैसे आप गर्मी के सीज़न में आपने देखा होगा कहीं कहीं आपका इनका जूस भी मिलता है। ककड़ी, खीरा आप लोग गर्मी में खाते ही हैं। तो ये आपका जो है जायद की फसलें आपकी होती हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वर्ती फसल है? अंतर्वर्ती यानी आपकी अंतर करके बोई जाती है, तो आपकी मूंग होती है। क्या होती है? यहाँ पर अंतर्वर्ती फसल का आशय मुख्य फसल की कम अवधि वाली कोई फसल होना, यानी कम मूंग की जो आपकी दाल होती है वह कम अवधि में ही आपकी फसल हो जाती है, और इससे मुख्य फसल का उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता है। बहुत कम समय में हम जो है इसे काट कर दूसरी फसल जो है हम उगा सकते हैं। और यहाँ पर 27 नंबर कह रहा है
भूक्षरण का आकलन करने हेतु सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो भू संरक्षण का आकलन करते हुए सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण यानी द यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन द प्रेडिक्ट आपका एरेशन, ये आपका दिया गया था। यहाँ पर आपके बिस्मियर एवं स्मिथ जो थे इनके द्वारा जो है दिया गया था। यहाँ पर बी विकल्प हम राइट करेंगे। आगे कह रहा है यहाँ पे 28 नंबर में कि भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य आपके समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। तो यहाँ पर आपकी केंद्रीय नोडल एजेंसी जो आपकी हो जाएगी 28 नंबर में, तो ये आपकी जो हो जाएगी कौन सी? तो यहाँ पर हो जाएगी नाफेड। कौन सी? नाफेड, जिसे हम कहते हैं NAFE और D, नाफेड। और इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी 2 अक्टूबर, ये डेट आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। नाफेड व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य आपके समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए जो है केंद्रीय नोडल एजेंसी है। और एक आपका ट्राइफेड होता है। ट्राइफेड क्या होता है? ट्राइफेड जो होता है आपका जनजातीय लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारी से छुटकारा दिलाने के लिए तैयार की गई है और वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य सरकार ने इसे जो है अगस्त आपका सन 1987 को जो है इसे जो है जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ के साथ मिलकर जो है इसको स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे आपका आगे यहाँ पे कह रहा है भारत में मृदा अपक्षय क्या दे रखा है 20 आपका 9 में। और यहाँ पे एक प्रश्न कह रहा है 29 नंबर में कि भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो देखिए वेदिका कृषि से तो आपका संबंधित होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा वनो उन्मूलन से। किससे? वनो उन्मूलन से। यहाँ पे मृदा अपक्षय प्राकृतिक विरुद्ध मानवीय क्रियाकलापों का जो दूसरा परिणाम होता है, जैसे कि पेड़ पौधों की जड़ों और मिट्टी की जो है जकड़ें रहती हैं, इनसे मृदा अपक्षय आसानी से संभव नहीं हो पाता। किंतु जहाँ पर वनो उन्मूलन हुआ यानी जहाँ पर वनों का विनाश होता है वहाँ पर परिणाम स्वरूप मृदा का अपक्षय होता रहता है, मृदा का जो है आपका क्षरण होता रहता है। भारत में समस्या एक गंभीर रूप का धारण कर चुकी है। आइए आगे देखते हैं। और केवल आप यहाँ पर वनो उन्मूलन जो है आपका है, तो केवल यहाँ पर हम जो है दूसरा राइट करेंगे। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो गेहूं की खेती अगर आप लोग ने देखा होगा, ये आपके करीब आपके नवंबर माह में, अक्टूबर और नवंबर के माह में इसकी जो है बुआई होती है। और गेहूं के लिए आपकी मध्यम ताप की आवश्यकता होती है और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे गेहूं जो है आपका बढ़ता रहता है और गेहूं को बोते समय उस टाइम आपकी 10 डिग्री 10 डिग्री यहाँ पर सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। और जैसे आपका यहाँ पर गेहूँ आपका बड़ा होता है, फिर उसके बाद 15 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। पकते समय यहाँ पर आपकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। और इसको उगाने के लिए सामान्य से 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक की आवश्यकता होती है। तो इतना हमें मध्यम ताप और मध्यम वर्षा की इसमें आवश्यकता होती है गेहूँ की आपके अच्छी परिस्थिति के लिए। समांतर फसल का एक उदाहरण है, समानांतर फसल का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर 31 की बात करेंगे तो गेहूं और प्लस आपका सरसों। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व किंतु यह वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रही, आपके जिससे क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारत के अन्य क्षेत्रों में गेहूं सहित अन्य खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में बहुत ही अधिक वृद्धि देखी गई। इस प्रकार अगर हम कथन देखें तो कथन की सही व्याख्या तो आपकी है नहीं, लेकिन गेहूं और सरसों यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं कहीं आपके गेहूं में आपकी सरसों की बुआई भी होती है। जैसे आपका सरसों आपकी कम अवधि में तैयार होता है, तो सबसे पहले सरसों को काट लिया जाता है, उसके बाद गेहूं को जो है मशीनों या हाथों से आपका काट लिया जाता है। और कथन और कारण से यहाँ पर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों का उत्पादन में वृद्धि हुई। 32 नंबर में यह प्रश्न कह रहा है। एक मिनट, देखिए यहाँ पर समानांतर फसल कह रहा है ना। समानांतर फसल जो होती है वह पौधों के बिना हानि पहुँचाए
नई अतिरिक्त फसल उसी खेती में ली जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, तो जैसे गेहूँ में आपकी सरसों बो देते हैं, आलू और प्याज और धनिया उगा देते हैं, सरसों में और सरसों जो है आपके आलू और धनिया में भी आप जो है हम सरसों को उगा देते हैं। तो आपके जो है यहाँ पर बी ऑप्शन हम राइट करेंगे। अब यहाँ पे कथन और कारण से प्रश्न है कि कह रहा है भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई 32 नंबर में। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये तो बिल्कुल आपका सही रहा है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के जो है आपकी उत्पादन में वृद्धि हुई हरित क्रांति के आने के फलस्वरूप। कारण कह रहा है भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। तो यहाँ पर देखिए देखिए ए आर दोनों तो यहाँ पर सही कह रहा है, दोनों यहाँ पर कारण कथन दोनों सही कह रहा है, परंतु जो आर है कौन, परंतु आर जो है ये इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो है बी विकल्प राइट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के वृक्षों में पुष्ता जड़ें यानी जिसे बूटरस रूट्स कहते हैं इसके क्या है आपका, तो ये जो आपका होता है पुष्ता जड़ों को दृढ़ काष्ठ का बलकृत जलोढ़क मैकेनिकल लोड वहन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के वृक्षों में पुष्ता जड़ें जिसे बूटरस रूट्स होती है, यह पुष्ता जड़ों को दृढ़ काठ का बलकृत यानी बल लगाकर आपके जलोढ़क यानी मैकेनिकल लोड वहन करना पड़ता है। तो यहाँ पर डी विकल्प हम राइट करेंगे। आगे है 34 नंबर में कथन है उसे मिट्टी के संबंध में। देखिए कुछ प्रश्न यहाँ पर जो है पहले और दूसरे तीसरे 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, इनसे आपका मिलता जुलता कुछ प्रश्न आपके यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 34 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, देखिए कह रहा है कि चूने का प्रयोग करके इसे सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका गलत हो जाएगा। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है यहाँ पर इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जाती है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी विकल्प हम राइट करेंगे। ऊसर वह भूमि होती है जिसमें सोडियम आपकी लवणों की जो है अधिकता अधिक होती है। इसके पीएच मान जो आपका होता है वह 7 से आपका अधिक होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मृदा में जैविक पदार्थों की जो है अधिकतिक मात्रा पाई जाती है। तो जैविक मात्रा की जो आपकी पाई जाती है हिस्टोसाल में, किसमें, हिस्टोसाल मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा आपकी अधिक पाई जाती है। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था, तो पारितंत्र यानी आपका इकोसिस्टम जो है आपके एजी टांसले थे। कौन से, एजी टांसले थे, जो कि 1935 में उन्होंने यह आपका जो है दिया था और इन्हें इकोसिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं आपका 37 नंबर प्रश्न। और 37 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है। तो इकोसिस्टम का आपका नहीं, पारितंत्र का यहाँ पर सही परिभाषा क्या है, तो यहाँ पर एक प्राकृतिक इकाई है। क्या है, इकोसिस्टम एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक अणु विशेष छवि जीवधारियों और पौधे और अणुओं में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जीव जो है समुदाय और उसके वातावरण के संतुलन तंत्र बनाए रखना। आगे कह रहा है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का सुझाव राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा कब किया गया। तो ये आपका जो है 1976 में, कब, 1976 में प्रथम बार सुझाव जो आपका दिया गया था। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता आपकी पाई जाती है। तो ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम में, इसमें आपकी जैव विविधता पाई जाती है। ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं और ये क्षेत्र आपके काफ़ी गर्म होते हैं। यहाँ पर वर्षा, यहाँ पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक आपकी वर्षा होती रहती है। यहाँ पर बी विकल्प राइट होगा। आगे कह रहा है कौन सा वन्य जीव संरक्षण जो है क्षेत्र हुंगल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका दाची गाम, कौन सा, यहाँ पर दाची गाम जो है वन्य जीव संरक्षण हेगल मृग के संरक्षण के लिए आपका प्रसिद्ध है। हेगल यूरोपियन रेनी डियर प्रजाति का एक हिरण होता है। अब यह केवल कश्मीर और दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में ही आपके शेष मिलते हैं, तो दाची गाम यहाँ पर राइट होगा। कह रहा है यहाँ पर टाइलर, क्या दे रखा है यहाँ पर, टाइलर पुरस्कार। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो टाइलर पुरस्कार हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं, तो ये आपका जो है आप पर्यावरण सुरक्षा में आपका यह महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। आगे फिर कह रहा है यहाँ पर कि खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेती में दूसरी फसल की बुआई को क्या कहते हैं, 42 नंबर में। तो इसे हम कहते हैं आपका ओवरलैपिंग क्रॉसिंग, जिसे हम बहुफसली कार्यक्रम ही रिले क्रॉपिंग कहते हैं। इसका आशय यह होता है कि एक वर्ष में ही खेत से 4 फसलें लेना, कहीं कहीं इसी ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं, जिसमें एक खेत से ही एक ही वर्ष में 3-4 फसलें जो है उगाई जाती हैं। एक फसल के कटने से पहले दूसरे खेत में जो है बो दी जाती है। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है जानवरों के निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है।
43 नंबर में। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका भारतीय गैंडा आपका जो है भारतीय गैंडा जो है आपका एक सींग वाला भारतीय गैंडा पूर्वोत्तर भारत के असम और नेपाल में तो यहाँ पर आपका पाया जाता है। और इसके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने जो है 1987 में गैंडा परियोजना जो है चलाया था। कर्नाटक, तमिलनाडु जो है, केरल सहित 13 राज्यों में हाथियों का जो है आपकी परियोजना चलाई गई थी। उसके बाद यहाँ पे फिर कह रहा है, फिर बंगाल राज्य में भारतीय बाघ पाए जाते हैं। कहाँ पर? बंगाल राज्य में आपके भारतीय बाघ पाए जाते हैं, जिन्हें रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है। राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इन्हें संरक्षण हेतु सन 1973 में राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण हेतु 1973 में बाघ परियोजना जो है प्रारंभ की गई थी। एशियाई शेर की बात की रहे तो एशियाई शेर आपके हिमालय में नहीं पाए जाते हैं। हिमालय में नहीं पाए जाते, आपके कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर जंगलों में आपके पाए जाते हैं। आगे कह रहा है भारत का पहला आरक्षित वन है, तो ये आपका जो हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? यहाँ पर भारत में आरक्षित वन से आशय उन वनों से है जिसको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुआ था और भारत का आरक्षित वन आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कह रहा पर्यटन की इजाज़त प्राय नहीं होती है, तो कहाँ पे नहीं होती है? तो आपके राष्ट्रीय उद्यान में। भारत के पर्यटन की इजाज़त प्राय राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती, जबकि जैव विविध राष्ट्रमंडल यहाँ पर आपको सभी में मिल जाएगा, लेकिन आपको राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन की आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। आगे कह रहा है कि मृदा के 46 नंबर में कह रहा है कि मृदा की परत अपरदन प्राय होता है 46 नंबर में। तो ये जो आपका होता है आपके किससे? तो आपके बहाव जल से। वर्षा जल की बूंदों और जल बहाव के कारण ऊपरी मृदा से एक समान रूप से पतली परतों के रूप में मृदा का कटाव और अलगाव जो है परत अपरदन कहलाता है। धीरे धीरे यही परत आपका अपरदन रील जो है अपरदन का रूप धारण कर लेती हैं। आइए आगे देखेंगे आपका 47 नंबर में बेर, बबूल और नीम और वनस्पति के उदाहरण है जो निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये जो सर जी आपके पाए जाते हैं अर्ध शुष्क वन में पाए जाते हैं। ये जो आपके अर्ध शुष्क में पाए जाते हैं और इस प्रकार के वन जो है भारत के शुष्क भागों में जहाँ वर्षा जो आपकी होती है 50 सेंटीमीटर से आपकी यहाँ पर कम होती है। इन भागों में छोटे छोटे वृक्षों और कंटीली झाड़ियाँ जो है आपकी पाई जाती हैं। आगे फिर यही कह रहा है कि असम्मिलित युग्म का पहचान कीजिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वह कर्नाटक में है, बिल्कुल सर जी आपका राइट हो जाएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है ये तो सर जी आपका मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ना होकर ये आपका मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर जो आपका गलत हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर असम्मिलित आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका एमपी में है, ना कि आपका उत्तर प्रदेश। आगे कह रहा है कि भारत में किस आपके विधान के अधीन पर्यावरणीय प्रभाव आकलन आवश्यक है? तो ये जो आपका है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है? तो भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन वैधानिक रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आपका 1986 कब आया था? 1986 द्वारा स्थापित है। इसके तहत केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए इस सभी उपाय करने के लिए प्रारूप सूचना निर्गत कराने की शक्ति प्रदान करता है। आगे यहीं पर कह रहा है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA इन पदों का सही क्रम क्या हो जाएगा? क्या है आपका EIA। तो यहाँ पर इनका जो आपका सही क्रम की बात करें तो आपका क्या होगा? सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, फिर स्कूपिंग होगी, प्रभाव विश्लेषण होगा, उसके बाद न्यूनीकरण और प्रभाव प्रबंधन होगा। तो यहाँ पर जो है आपका सी विकल्प राइट होता है। आगे कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो आपका खून होता है वह आपकी लाल रुधिर कणिकाओं का रंग जो आपका लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक आपका प्रोटीन होता है जिसमें आपके ग्लोबिन आपका 96% होता है और एक आपका रंजक होता है जो आपके 4% होता है। हिम अणु के केंद्र में लोहा जो आपका होता है और ऑक्सीजन बांधने मुक्त करने की क्षमता होती है, तो आपका लोहा आपका होता है। यहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, जो आपका डी विकल्प राइट होगा। आगे यहीं पे भी कह रहा है कि फलियां अत्यधिक आपके पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में आपका क्या होता है? तो इनमें क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फलियां दालों के रूप में जानी जाती है। दालें जब हरी होती हैं उनका उपयोग किया जाता है, उन्हें फलियां कहते हैं। फलियों को सुपर फूड कहते हैं। फलियों में प्रोटीन, आयरन, विटामिन और घुलनशील फाइबर आपके पाए जाते हैं। अगर मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि यहाँ पर कौन सी है? 53 नंबर में
तो ये आपकी सर्दी हो जाएगी पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि कपाल की, या पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपके सिर में, और ये कपाल की आपके स्फेराइड अस्थि के सेला टार्सिक नामक गर्त में होती है। इसमें दो पिंडों द्वारा मिलकर यह बनी होती है और स्त्रियों में अपेक्षाकृत बड़ी और गर्भावस्था में बड़ी हो जाती है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तंत्रिका तंतु में आवेग संरचना के लिए आवश्यक है? तो सर जी आपका होता है सोडियम। कौन सा? यहाँ पर मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी में उपस्थित आपके न्यूरोरॉन्स नामक तंत्रिका कोशिकाओं के शरीर के न्यूरोसोन से संकेतित और आपके प्रेषित होती है, और इस संचार को सुचारू रूप से चलाने के लिए तंत्रिका में इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है संतुलन आवश्यक है, जो खनिज लवणों से प्राप्त होता है। सोडियम पोटेशियम जो होते हैं वह जो है तंत्रिका तंतु में आवेश संरचना के लिए जो है आपके आवश्यक होते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कला आपके परिवर्धनशील भ्रूण की आपके शुष्कन से रक्षा करती है? तो ये आपकी होती है उल्ब, यानी आपके एमनियान। एमनियान क्या होता है? कि यह उबली तरल भरा होता है जो भ्रूण को नम बनाए रखने और बाहरी दबाव और धक्कों इत्यादि से उसकी जो है रक्षा करने का कार्य करता है। आगे यहाँ पे फिर कह रहा है कि निम्न से आपको अलग की पहचान करना है। पुनरुत्थान है, बडिंग है, और आपके गैमिट्स है, और आपका फिशन है 56 नंबर में। तो आपके पुनरुत्थान यानी जिसे आपका यहाँ पर रिग्रेशन कहते हैं, मुकुलन यानी आपकी बूडिंग कहते हैं, और विखंडन यानी आपका फिशन कहते हैं। ये आपका एकल जीवों में अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जो आपके गैमिट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर गैमिट्स हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा गैमिट्स। एक ही जीन की विभिन्न प्रारूप क्या कहलाता है? तो इसे हम युग्मक विकल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए, जीन जो आपका जीन आनुवांशिकता की इकाई है। किसी जीन में कौन सी विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसकी सूचना इसमें निहित होती है। अब यहाँ पर मैथ आ गया। कह रहा है कि थोड़ा सा इधर छोटा करके इधर ले आएंगे। कह रहा है एक संख्या जो है 35%, दूसरी संख्या 30% के बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहली संख्या ए मान लेंगे, दूसरी संख्या बी मान लेंगे। ए कितना है? तो ए आपका सर जी है यहाँ पर 35%। कितना? ए आपका 35% है, और यहीं पर बी की बात कर रहा है। तो बी सर जी आपका है यहाँ पर कितना? तो 30%। यहाँ पर बी कितना है? बी यहाँ पर 30% है। फिर अब यहाँ पर ए का यहाँ पर 35% निकाल लेंगे। ए का यहाँ पर जो है 35% निकाल लेंगे। परसेंट आ जाएंगे, नीचे आपका 100 आ जाएगा, और फिर आपका बी है इंटू यहाँ पर बी है, परसेंटेज जाएगा यहाँ पर 100 आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर 100 से 100 यहाँ पर कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए का आपका कितना हो जाएगा? ए इंटू यहाँ पर 35 हो जाएगा, बराबर बी इंटू यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, और यहाँ पर काट देंगे 5 छक्का 30 यहाँ पर। उसके बाद आपका ए अनुपात बी आपका कितना आ जाएगा? ए अनुपात यहाँ बी आपका 6 अनुपात यहाँ पर 7 आ जाएगा। ए अनुपात यहाँ पर जो आपका 6 अनुपात यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर आगे यहीं कह रहा है क्या? आगे यहीं पर कह रहा है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। फिर कह रहा है यहीं पर एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। यानी एक वस्तु है, उसे 1875 में बेचने पर जो उसके अर्जित लाभ हैं, उसी वस्तु को 1385 में बेचने पर वो आपके हानि के जो है बराबर हो जाता है। तो मान लेंगे हानि जो आपका होता है, हानि क्या मान लेंगे? हानि यहाँ पर हम x मान लेते हैं। हानि यहाँ पर क्या मान लेंगे? हानि यहाँ पर x मान लेंगे। तो हानि यहाँ पर x मान लेंगे। तो 1800 कितना दे रखा है आपका? 1875 में बेचने पर अर्जित आपका लाभ होता है। यहाँ पर आपका x हो जाए, माइनस x हो जाएगा। फिर यहीं पे कह रहा है कि आप 1385 बेचने पर जो आपके हानि के जो क्या होता है, आपका जो है हानि के बराबर हो जाता है। ये आपका x हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका एक एक्स यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x, यहाँ पर 2x हो जाएगा। एक एक्स यहाँ पर 2x हो जाएगा, बराबर। अब इसको इधर ले आएंगे, 1875 को इधर ले आएंगे, और आपका 1385 आपका पहले से ही यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस कर देंगे।
तो 2x बराबर 1875 में से 1385 आपका जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 245 आ जाएगा। कितना, 245 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 245 आ गया। नहीं, 1 मिनट, 490 आना चाहिए। कितना, 490, 490 आएगा आपका, 490, 490 आएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आप अब जाके आप 2 से डिवाइड करेंगे, 245 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या करेंगे, 1875 में से कितना, 1875 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 1875 में से 245 यहाँ पर माइनस कर देंगे। यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, और साथ में 4 जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 में से आपका 2 जाएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1630 यहाँ पर आना चाहिए, 1630 ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर राइट होता है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको जो है अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा आपके 3680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से आपका 2.5 साल में कितना ब्याज आपका प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि साधारण ब्याज आप बराबर आपका क्या होता है, पीआरटी बाई आपका जो है 100 होता है। क्या होता है, पीआरटी बाई 100 होता है। तो यहाँ पर जो है मूलधन कितना है, मूलधन आपका जो है 3680 है, मूलधन 3680 है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर वार्षिक दर आपका कितना दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है, आपका समय आपका 4 दे रखा है, और दर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर 2.5 दे रखा है, और बटे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपका 3600 यहाँ पर 80 हो जाएगा, 3600 यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसका इसमें 25 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। कितना, 25 चौका यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 3680, और यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 0 और बढ़ा लेंगे तो इसे काटे पीटेंगे, 368 आपका आ जाएगा। कितना, 368 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 दशमलव और बढ़ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पर आपका 1 कट जाएगा, और 1 दशमलव यहाँ बढ़कर इससे आपका 1 कट जाएगा, 368 यहाँ पर आ जाएगा। 368 यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहले में है। आगे देखते हैं, 25 छात्रों के समूह के, देखिए यहाँ पर 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का जो औसत दे रखा हुआ आपका 36 था। क्या था, वह आपका 36 था। फिर कह रहा है कि एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर आपका 37 यहाँ पर 5 हो गया है। इसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र उसी समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांकों का औसत घटकर 37.2 हो जा गया, और छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्रों के प्राप्तांकों का यहाँ पर औसत आपको बताना है। तो 25 आपके स्टूडेंट का यहाँ पर 25 जो है यहाँ पर छात्र हैं, 25 छात्रों का प्राप्तांक यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 25 गुणे यहाँ पर कर देंगे 36, 25 गुणे यहाँ पर 36 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आपका 900 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आपका 900 आ जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि 24 छात्र, कितना, 24 छात्र, तो 24 छात्रों द्वारा यहाँ पर कह रहा है फिर जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर आपका कितना हो गया, 37 यहाँ पर 5 हो गया। तो आपके फिर आपका 24 छात्र फिर हैं, 24 छात्रों का जो प्राप्तांक बढ़कर आपका कितना हो गया, 24 यहाँ पर कितना आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक है, तो इस वजह का आपका 37 यहाँ पर 5 हो गया, 37 यहाँ पर 5 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, इनका भी आपको कितना आ जाएगा, 900 इतना आ गया। कितना, इसका भी आपका जो है यहाँ पर 900 आ जाएगा। फिर समूह छोड़ने वाले छात्रों का औसत, यहाँ पर समूह छोड़ने वाले छात्रों का औसत अगर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए इधर भी 900 है, इधर भी 900 है। समूह छोड़ने वाले की बात करेंगे, समूह छोड़ने वालों की तो इधर भी 900, इधर भी 900 है, यानी कोई भी आपका यहाँ पर 0 अंक आ जाएगा, 0 अंक यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा। फिर 24 छात्रों में, अगर 24 छात्रों में एक नए छात्र को शामिल कर देंगे तो आपका कुल अंक जो आपका हो जाएगा 25 गुणे यहाँ पर 37 दशमलव आपका 37 दशमलव यहाँ पर कितना हो जाएगा, 37 दशमलव आपका 2 हो जाता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 930 हो जाएगा। कितना, यहाँ पर आपका 930 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 930 हो गया। अब देखिए, अब नए छात्र जो है आप
नए छात्रों द्वारा प्राप्तांक अंक हैं, तो 930 में से आपका जो है यहाँ पर 900 जो है घटा देंगे, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। कितना? यहाँ पर 30 आ जाएगा। अब छोड़ने वाले छात्र शामिल होने छात्रों का प्राप्तांक देखेंगे, तो यहाँ पर 0 लोगों ने यहाँ पर छोड़ा है और शामिल हुए हैं, और यहाँ पर जो है 2 लोग हैं, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 15 अंक आ जाएगा। कितना? 15 अंक आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आगे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है जिसमें 155 और 307 विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 आपके शेष बचते हों। कितना दे रखा है? 155। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 155 आपका है, 155 में से यहाँ से सबसे पहले 5 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 155 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 150 आ जाएगा। अब फिर आपका दे रखा है कितना? यहाँ पर 307 में से आपका 7 शेष बचता है, तो 307 में से यहाँ पर जो है आपका 7 यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 300 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर 150 और 300 का क्या ले लेंगे? आपका मैसा ले लेंगे, 150 और किसका? और आपका 300 का यहाँ पर मैसा ले लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ पर मैसा ले लेंगे। मैसा आपका कितना आ जाएगा? मैसा आपका 150 आ जाएगा। कितना? मैसा यहाँ पर 150 आ जाएगा, क्योंकि आपका इसको 300 को यहाँ पर काट देगा, तो यहाँ पर मैसा आपका 150 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर आधार आपको कितना दे रखा है? आधार आपका जो दे रखा है वह 44 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना? 44 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपको हाइट जो दे रखा है, हाइट वो आपका 22 सेंटीमीटर दे रखा है। आप कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो आधार गुणे आपका ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुणे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बार आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर आपका 44 गुणे 22 कर देंगे। 44 गुणे 22 कितना हो जाएगा? 968 वर्ग सेंटीमीटर। कितना? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर जो है 968, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है साथियों बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 संख्याओं का समांतर माध्य आपको दे रखा है, यानी मीन दे रखा है 35। प्रत्येक में दो जोड़ दिया जाए तो संख्याओं की नई श्रेणी का माध्य आपको जो है मीन आपको बतलाना है। तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या में अगर 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में तो यहाँ पर जोड़ दिया है, तो यहाँ पर 35 संख्याएँ हैं, तो 35 में अगर हम क्या करें? 2 संख्याएँ जोड़ दें तो क्या आपकी 37 हो जाएगी? कह रहा 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है। तो यहाँ पर अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, समांतर माध्य में भी 2 जुड़ जाएगा, तो आपका 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर माध्यिका और बहुलक का अंतर आपको ज्ञात करना है। माध्यिका और अब सबसे पहले इसे हम आंकड़ों को आरोही क्रम में रख लेंगे। आरोही क्रम में रख लेंगे, देखिए स्क्रीन में आपका तो आएगा नहीं। सबसे पहले आरोही क्रम में रख लेंगे, तो यहाँ पर 31 आप देखेंगे, 31 यहाँ पर आपका बहुलक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो आपको दिखे वही आपका बहुलक हो जाएगा। और यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे? माध्यिका निकालने के लिए आपका सूत्र होता है माध्यिका के लिए आपका n+1/2वां पद। तो यहाँ पर जो है आपका कितना है? टोटल 17 पद आएगा, +1 और बाई आपका 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पद हो जाएगा, यानी आपका 9वां पद यहाँ पर आना चाहिए। 16 में 2 काटेंगे, आपका 18। तो यहाँ पर 9वां पद आपका कौन सा आ जाएगा? 9वां पद, तो 9वां पद तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 14। अब यहाँ पर 31 आपका बहुलक हो जाएगा और माध्यिका आपका 14 आ जाएगा। इनका अंतर निकालेंगे तो इनका अंतर सर जी आपका आएगा 17। कितना आ जाएगा? इनका अंतर आपका 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो इन्हें आरोही क्रम में लगा लेना है और इनका बहुलक निकाल लेना है और माध्यिका का सूत्र लगाकर n+1/2। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 18 हो जाएगा। यहाँ पर 18/2 आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर काटेंगे, आपका 9वां पद आएगा। 9वां पद देखेंगे आरोही क्रम में तो आपका 14वां आएगा। तो 14 यहाँ पर जो है 17 में आपके 31 में से आपका 14 माइनस कर देंगे। आइए आप देखेंगे, आप शायद हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। कह रहा है यह एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? 66 नंबर में। तो ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहर से जुड़े होते हैं और फेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं, जैसे प्रिंटर, माउस और कीपैड, इसमें जो है कीबोर्ड यहाँ पर जो है आपके शामिल होता है। फेरिफेरल डिवाइस इसे कहते हैं। फिर आगे कह रहा है वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर के संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर सेवा होता है। क्या होता है? यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर सेवा होता है जो किसी नेटवर्क पर उपस्थित अन्य कंप्यूटरों को संसाधन द्वारा प्रदान करता है। आगे फिर कह रहा है कि क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर का समर्थन की आवश्यकता है।
तो भौतिक और मशीन और आभासी मशीन के लिए। किसके लिए? क्लाउड प्रबंधन कंप्यूटिंग उत्पादों और सेवाओं का प्रबंधन है। सार्वजनिक क्लाउड का प्रबंधन सार्वजनिक क्लाउड सेवा आपके प्रदाताओं द्वारा किया जाता है। इसमें सार्वजनिक क्लाउड प्रवर्धन के सर्वर भंडारण और नेटवर्किंग और डेटा केंद्र संचालन और प्रबंधन सॉफ्टवेयर की भौतिक मशीन और आभासी मशीन दोनों के समर्थन की इसमें आवश्यकता होती है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलोग का निःशुल्क का आपका कार्यान्वयन है? तो आपका SWI प्रोलोग क्या होता है? SWI आपका प्रोलोग ये क्या है? तो यह प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलोग का एक मुक्ति कार्यान्वयन आमतौर पर शिक्षण और आपके सीमेटिक और वेब आपके अनुप्रयोग के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। कह रहा साता क्या दे रखा? SAT ये साता का संक्षिप्त नाम क्या है? तो साता का पूरा नाम होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या होता है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। यह सीरियल यानी आटा भी कहा जाता है कंप्यूटर को सेंट्रल सर्किट और बोर्ड और भंडारण उपकरणों के बीच डेटा का हस्तांतरण करने के लिए इंटरफेस की करता है। कंप्यूटर सहायता सहायक सर्जिकल प्रक्रिया का और क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर रोबोट समर्थित सर्जरी को न्यूनतम आकर्षणशील सर्जरी को कमियों पर काबू पाने के लिए विकसित किया जाता है। रोबोट बिना किसी मानव सर्जन के शल्य चिकित्सा कर सकते हैं। इस प्रणाली में ऑपरेशन के समय सर्जन की रोगी के पास उपस्थित रहने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 में आपका जो है किया गया था और ये आपका क्या था? तो आपका रोबोटीय शल्य प्रणाली यानी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम। कह रहे हैं यहाँ पर सैस का पूर्ण रूप क्या है? CAS सैस का यहाँ पर पूर्ण रूप क्या है? तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। क्या है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। इसके द्वारा टेलीविज़न प्रसारण पर अपनी पसंद चैनल आप जो है देख सकते हैं। कह रहा FTP का पूर्ण रूप क्या है? FTP का यहाँ पर पूर्ण रूप क्या है? तो FTP का पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यह आपका एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। यह फाइल को कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने का माध्यम है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल चलिए देखते हैं ऑप्शन किस में है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर आपका डी में है। आगे कह रहा है MS वर्ड 2007 में टेबल के वार्ड्स रोज तथा कॉलम्स को ड्रा करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? 74 नंबर में। तो MS वर्ड 2007 में जो है टेबल और ड्रॉ फीचर का उपयोग किया जाता है किसमें? तो आपका ड्रॉ टेबल का। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर Alt+E वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प आपका जो है संपादन है, बिल्कुल सही कह रहा है। और Alt+Shift+D वर्तमान स्थिति डालना है तो बिल्कुल सही है। तिथि आपको डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। कह रहा है Ctrl+K चयनित पाठ्य काटना है। तो Ctrl+K जो है उपयोग आपको क्या करता है? तो ऐड करने के लिए और आपका एडिट करने के लिए। किसके लिए? एडिट करने के लिए और आपका जो है मॉडिफाई करने के लिए। किसके लिए? मॉडिफाई करने के लिए जो है हाइपरलिंक का संशोधित करने के लिए किया जाता है। ये स्पेशल पर्पज की होती है, इसमें 1-2 की उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी विकल्प यहाँ पर जो हमारा सम्मिलित नहीं है। बाकी Ctrl+A से सभी पाठ को जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कह रहा है MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता यानी नोटपैड जैसा होता है? तो MS ऑफिस कौन सा? यहाँ पर MS वर्ड जो है MS ऑफिस का MS वर्ड जो है स्पष्टता नोटपैड जैसा होता है। आगे कह रहा है कि एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है। एक एक्सेल जो है स्प्रेडशीट मदद करता है। तो ये जो आपका जो है डेटा सॉर्ट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में भी और संख्यात्मक डेटा को गणना करने भी, यानी आपका क्या करता है? एक एक्सेल जो है स्प्रेडशीट मदद करता है। ये सभी के सभी इसकी मदद के कार्य हैं। आइए आगे 78 नंबर देखते हैं। निम्न से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपका पेपल भी है और CCLU है, साइट्रस भी है, लेकिन इनसाइड जो आपका है इनसाइड ऑनलाइन गेटवे का उदाहरण नहीं है। जबकि आपका CC एवेन्यू दे रखा है, ये भी है, साइट्रस ऑनलाइन गेटवे का उदाहरण नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस में, थोड़ा सा बड़ा कर दें, निम्नलिखित में से किस में जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जाता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? तो ये किसी भी फाइल फोल्डर या एक्सेस किया जाता है उसे मार्क करते हुए फाइल सिस्टम से गुजरने की प्रक्रिया आपके गार्बेज प्रबंधन होता है। क्या होता है? गार्बेज प्रबंधन होता है, जिसे कचरा जिसे क्या करते हैं, जैसे गार्बेज कहते हैं।
अब ये गार्बेज एकत्रीकरण स्वचालित स्मृति प्रबंधन का एक प्रकार, इस स्मृति को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। इसे प्रोग्राम द्वारा आवंटित किया जाता है। इस संदर्भित नहीं किया, इसे गार्बेज भी कहते हैं, यानी कचरा एकत्रीकरण कहते हैं। आइए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था। तो नोकिया द्वारा कौन सा मोबाइल यहाँ पर विकसित किया गया था 80 नंबर में। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा बाड्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा आपका। तो यहाँ पर बात करेंगे 80 नंबर में, तो यहाँ पर बाड्रा ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग द्वारा विकसित किया गया था। बाड्रा जो आपका जो है वह सैमसंग द्वारा, किसके द्वारा, सैमसंग द्वारा विकसित किया गया था। और यहाँ पर आपकी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल द्वारा, किसके द्वारा, ये सर जी आपका गूगल द्वारा, ये गूगल द्वारा आपका किया गया था। तो यहाँ पर आपका ना तो पहला होगा ना ही दूसरा होगा। अब यहाँ पर यूपी स्पेशल है, कह रहा है प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपका स्थित है। तो ये आपका मेरठ, कहाँ पर, मेरठ उत्तर प्रदेश के, देखिए एक मिनट, मेरठ जो आपका है, मेरठ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। यह देश के शीर्ष 10 आभूषणों बाज़ारों में से एक है। कहाँ से, शीर्ष जो आपके 10 आभूषण बाजार उनमें से एक है। उद्योगों के आधार पर शहर से लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण में यहाँ पर 40,000 से अधिक जो है कारीगर यहाँ पर काम कर रहे हैं। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर केवल बात की जा रही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार महिला आबादी की बात यहाँ पर करें तो आपका 48%, कितना, 48% है यहाँ पर। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ये आपकी आंकड़ा 2011 है, जनगणना 2011 की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या जो उत्तर प्रदेश में आपका 20.7 है, कितना, यहाँ पर 20.7% है। जबकि संपूर्ण देश में कुल जनसंख्या अनुसूचित जातियों का जो है आपका यहाँ पर 16.6 है संपूर्ण आपका जो है देश में। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कौन सा, 2001, कौन सा, तो आपका उत्तर प्रदेश। रद्द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 84 नंबर में। तो ये आपका जो हुआ था कब, तो आपका 2001 में, कब, 1 जुलाई, कब, 1 जुलाई 2001 में शुभारंभ हुआ था। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में फलों और सब्जियों और कृषि और किसानों को उनके भंडार की वित्तीय सहायता प्रदान करना। आगे कह रहा है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो स्वतंत्रता के बाद पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और ये आपका जो हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये आपके हो जाएंगे 26 जनवरी से, कब, 26 जनवरी से, ये जो थे 26 जनवरी 1950 से, कब, 26 जनवरी 1950 से, ये थे आपके 27 दिसंबर 1954 तक। कह रहा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी सन 1957 में हुई थी। और कहाँ पे, लखनऊ में। यह बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित कक्ष है। आगे कह रहा है कि बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र का मुख्य निवासी है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र का मुख्य निवासी कौन है इसमें से। तो ये जो आपके हो जाएंगे खरवार जनजाति, कौन सी, यहाँ पर खरवार जनजाति यहाँ पर मुख्यतः पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिलों में भी पाई जाती है। 88 नंबर देखते कर अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक और छाप छैनी किस भाषा में है। तो अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक, छाप छैनी, ये सब आपके किस में है, तो ब्रज भाषा में है। और सर्वप्रथम हिंदू या हिंदी शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है। आगे कह रहा है कि विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। तो विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो प्रयागराज के कहाँ पर है, तो आपका वाराणसी में। कहाँ पर, ये देखिए विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। प्रयागराज में अकबर का किला यमुना नदी किनारे स्थित है। और मेरठ जो है आपका प्रसिद्ध आपका नौचंदी धाम है। और लखनऊ में प्रसिद्ध आपका इमाम बाड़ा है। चरकुला मौसमी लोक नृत्य कहाँ का है। तो चरकुला मौसमी लोक नृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ब्रज क्षेत्र में होली या इसके
दूसरे दिन भी रात्रि के समय गांव में स्त्री और पुरुष जो है पुरुष स्त्री वेश धारण करके सिर पर मिट्टी के 108 दीपक जलाकर 5 मंजिले पिरामिडून आकार चरकुला को अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। यहाँ पर महिला कलाकारों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पर मंचन किया है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। कह रहा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो अप्रैल 1935 में। कब? अप्रैल 1935 में। अप्रैल 1935 संयुक्त प्राथमिक किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष एन.जी. रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलकर एक भारतीय किसान संगठन बनाने की यहाँ पर योजना बनाई। अपने इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को। कब? 11 अप्रैल, यहाँ पर 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। आया कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे में मिलते हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाले उत्तर प्रदेश दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ते हैं, जो फिलहाल आपके सितंबर को पोरबंदर से इन दोनों गलियारों का मिलान स्थल उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में होता है। आगे कह रहा है फिर यहीं पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिलों में सर्वाधिक सोलर ऊर्जा जो है संयंत्र प्रारंभ हुआ है? तो सोलर ऊर्जा की बात की जा रही है तो आपका अलीगढ़ हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पर अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज नामक स्थान पर आपके 606 मेगावाट 606 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर जो है प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा कितना है? तो उद्योग बंधु की शाखा जो आपकी 3 होती है। एक तो आपका होता है किस पे? एक आपका जिला स्तर पे होता है, स्टेट आपका जिला स्तर पे होता है, फिर आपका यहाँ पर मंडल स्तर पे होता है, फिर आपका यहाँ पर जो होता है राज्य स्तर पे होता है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो ये आपको हो जाएगा सर जी कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण किया जाता है सन 1972 में। कब? सन 1972 में स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। कह रहा भारत में रेल डिब्बा बनाने के लिए नए कारखानों की स्थापना किस शहर में की गई है? भारत में रेल डिब्बा बनाने कारखानों की स्थापना रायबरेली के जनपद लालगंज में ली गई है। कहाँ पर? रायबरेली के जनपद लालगंज में दी गई है और यह भारत में रेल डिब्बा बनाने का तीसरा कारखाना है। आय कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों और उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो ये सर जी आपका करता है उद्योग बंधु। कौन करता है? भारत में आपके उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करने के लिए जो है उद्योग बंधु योजना चलाई जा रही है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा आमों का उत्पादक राज्य अपना कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर सेकंड की बात करें आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर बिहार, उसके बाद आपको गुजरात का नंबर आता है। आगे आपका लास्ट प्रश्न है 99 का उत्तर प्रदेश में डेल डेज में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। तो ये आपके सर जी किया गया था लखनऊ में। कब? कृषि कुंभ 2018 का जो है आयोजन 26 से आपका 28 अक्टूबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। किसान पशुपालन कृषि से जुड़े उद्योग और बीज से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया था। आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक यहाँ पर सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो उन्नत किसान बीज की जो है अगर किसानों में अगर उन्नत बीज यहाँ पर बोया जाए और फसलों की अधिक वृद्धि हो, धान हो चाहे गेहूँ हो, तो उससे किसान की आमदनी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो है इसका फ़र्क देखने को मिलेगा। तो उन्नत बीजों का प्रयोग करके हम जो है सबसे अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं कृषि को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। तो आज का क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पहली बार जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए फिलहाल इतना रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।